दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। हमारी एक श्रृंखला है कुछ ऐसे लोगों से आपको रूबरू करवाना, कुछ ऐसे कोहिनूरों से आपको मिलाना जिन्होंने अपनी सफलता रूपी साधना से साबित किया है कि कंपटीशन इतना बड़ा नहीं है जितने हम खुद बड़े हैं। हालात परिस्थितियां इतनी खराब नहीं होती हैं जितना हम उनको बना देते हैं। टॉप करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है जितना हम इंटरव्यू में पढ़ के ये मान लेते हैं कि टॉपर्स पता नहीं कहां से आते हैं। ये सब हमारे बीच में से निकलने वाले एक साधारण से बच्चे होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि उनके पढ़ने के तरीके, उनके मोटिवेट रहने के तरीके और परिस्थितियों को कुचल देने की जो ताकत है ना उनमें, वो बहुत डिफरेंट होती है। चंद लाइनों के साथ आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो एक टीचर के रूप में गर्वित पल होते हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी के पल होते हैं। मैं चाहूंगा कि आपको आज, आपने बहुत डिमांड की थी कि सर पहले स्कूल लेक्चर में सेकंड रैंक से टॉप करना राजस्थान में, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में उसी विषय से 10वीं रैंक के साथ टॉप करना, अपने आप को ये बताता है कि इंसान को जब आदत पड़ जाती है ना सफलता की, तो फिर वो छीन के ले आता है। और मैं चाहता हूं कि आपको ये आदत पड़े, आप में एक आदत बन जाए इस सफलता की। मैं चाहूंगा कि प्रमोद मंच पे आए और आज आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहा हूं। प्रमोद भूकर मेरे स्टूडेंट हैं और एक प्रकार से आप लोगों के लिए एक बड़े अच्छे मार्गदर्शक साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रूव किया है। चंद लाइनों के साथ शुरुआत करूंगा। ये संघर्ष का पथ है, तुम्हें अकेला चलना तो होगा। बाधाएं आएंगी हिमालय जैसी, लेकिन बाधाओं को पार करने के लिए दरिया सा बनकर उन चट्टानों के सीने को चीरना तो होगा। ये संघर्ष का पथ है, तुम्हें अकेला चलना तो होगा। माता पिता के उन सपनों को सच करने के लिए उन पीड़ाओं और बाधाओं से अपने आप को तपना तो होगा। रचेंगे चक्रव्यूह अपने ही तुम्हारे सामने, लेकिन उन चक्रव्यूह से पार पाने के लिए तुम्हें अभिमन्यु तो बनना होगा। इस संघर्ष की राह में तुम्हें अकेले चलना तो होगा। करेंगे दिग्भ्रमित तुम्हें खूब सारे लोग, लेकिन उनके बीच में से एक लक्ष्य को चुनकर, एक लक्ष्य को चुनकर एकलव्य बनकर तुम्हें चलना तो होगा, तुम्हें चलना तो होगा। ये राहें सफलता की हैं, कांटे हैं इनमें, लेकिन इस मंच पे यदि प्रमोद की तरह दूसरी बार आना चाहते हो, ये बड़े सपने होते हैं साहब, यूं ही नहीं मिलते हैं कि दूसरी बार अपने आप को साबित किया है इस बंदे ने। तो आप सोच सकते हैं इसका पढ़ने का तरीका, इसकी कितनी पॉजिटिविटी होगी पढ़ाई के प्रति, लक्ष्य को प्राप्त करने का कितना जुनून होगा इसमें, कि चंद महीनों के बीच में दूसरी बड़ी सफलता अर्जित की है। और रिटर्न में तो इनके बहुत गजब के नंबर थे। खैर जो भी हो, लेकिन सफलताएं याद रखना हमेशा पूजाती हैं, और ये आपको तय करना है कि आप असफलता के रूप में रोना रोएं या सफलता के रूप में मेरे साथ बैठकर आज इसी तरह आप लोगों को मार्गदर्शन दें। तो प्रमोद, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है आज इस इंटरव्यू श्रृंखला में। मैं चाहूंगा कि बच्चों को वो चीज पता चले जो तुमने फील की है। अपना इंटरव्यू एकदम नेचुरल होगा। मैं क्या पूछूंगा मुझे खुद को नहीं पता है, और तुम क्या जवाब दोगे ये मुझे नहीं पता है। तो बच्चों के उन चीजों को, और आज के इस निराशा के इस दौर में दिग्भ्रमित हो रहे बच्चों को एक दिशा देनी है हमें आज। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा प्रमोद, कि पहले आपने स्कूल लेक्चर में सेकंड टॉप किया था। आपने उस समय जब इंटरव्यू किया, मैंने कहा था क्या आप उम्मीद थी? आपने कहा इतनी उम्मीद तो नहीं थी, मैंने केवल एक मेहनत की। लेकिन उसके बाद क्या आपको ऐसा लगा था कि स्कूल लेक्चर टॉप करने के बाद कि मैं कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम है, वहां मैं इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो पाऊंगा? कैसे आपने मैनेज किया होगा कि आप ऑलरेडी स्कूल लेक्चरर पे हैं, स्कूल को मैनेज करना, फिर इसने बहुत कम समय आपको मिला, उसमें इतनी अच्छी रैंक के साथ दोबारा से अपने आप को सिलेक्शन की राह पे पहुंचाना, ये सब कैसे संभव किया? ये मैं चाहूंगा कि इन बच्चों को थोड़ा सा पता चले। फिर पॉलिटिकल साइंस में कैसे क्या पढ़ना उसकी भी चर्चा करेंगे। सभी एग्जाम्स को लेकर बड़ा उपयोगी इंटरव्यू रहेगा, ठीक है? तो ये बताएं। सबसे पहले तो मैं
सर नमस्ते करूँगा आपको, और जो सभी जो इंटरव्यू देख रहे हैं और जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है, बहुत सारा प्यार मिला फर्स्ट ग्रेड के बाद में। और उसके बाद में मतलब मैं आज बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। और उसके बाद में आपने कुछ चंद लाइनें ऐसी बोल दी कि, और उपाधियां ऐसी दे दी कि हो सकता है मैं इसके बोझ के तले मतलब बोझ महसूस करूं। इस सफ़र में कई चीज़ें आई सर। फर्स्ट ग्रेड का जो हुआ, फर्स्ट ग्रेड के टाइम पे जो उम्मीद थी वो मुझे खुद से थी। ये था कि टॉप करने का कुछ नहीं था, हाँ सिलेक्शन पाने का था। और मेरा तो साफ मानना है कि एग्जाम में अगर हम बैठते हैं तो टॉप करने के लिए नहीं बैठते, हमारा टारगेट होता है सिलेक्शन लेना। और वो सिलेक्शन के लिए ऐसा ही असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ कि सबसे पहले टारगेट जब फॉर्म फिल किया था, ये बोझ उम्मीदों का बहुत ज़्यादा था सर। इस बार मेरी खुद की उम्मीदों के साथ साथ में, जैसे आपकी बात कर लूँ मैं, आपने कहा कि नहीं प्रमोद अब की बार खुद को साबित करना है, ये दिखा दे कि एक तुक्का नहीं था। और जो घर वाले थे, पापा थे, मम्मी थे, सिस्टर्स थे, या आसपास परिवार गुरुजनों सबकी बात करूं, दोस्तों की, तो सबका ऐसा था कि कर लेगा, कि कर लेगा। अब उस करने के चक्कर में इतनी उम्मीदों का बोझ हुआ। और ये मतलब इससे पार पाना, मैं सीरियसली खुद को खुशकिस्मत समझूंगा कि यहाँ पे इस मंच के साथ आपके आपके साथ बैठा हूँ, मंच पे बैठा हूँ। आपने एक और भी मौका दिया जब हम अवनी एजुकेशन को वो कर रहे थे, सम्मानित कर रहे थे, और टेस्ट सीरीज के रूप में आपने मौका दिया। तो इस बारे में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, प्रणाम करूंगा, और सबको बहुत बहुत, मेरे मम्मी पापा को, दोस्तों को, और सबका जो योगदान है उसके लिए धन्यवाद बोलूंगा सबसे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सबसे बड़ी चीज है, जैसे प्रमोद ने बताया कि जब आप एक ऑलरेडी एग्जाम में टॉप कर जाते हैं तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाते हैं। और अमूमन कई बच्चे, प्रमोद, ऐसा होता है कि उम्मीदों के बोझ तले इतने दब जाते हैं कि वो अच्छा कर भी नहीं कर पाते हैं। कई बच्चे थे रीट लेवल सेकंड में, जो रद्द रिजल्ट हो गया उसमें बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, और इस बार वो इतना उन पे प्रेशर हो गया कि नहीं हो पाया तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे कि पेपर ऐसे ही ले आए थे, उस समय ऐसा हो गया होगा। और वो प्रेशर इतना गजब का होता है कि उस प्रेशर से निकलने के लिए अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है। अपना एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जो आपको हर समय बताए कि तुम कर जाओगे। वो चाहे घर वाले हो सकते हैं, वो दोस्त हो सकता है, वो हमारा एक टीचर, आइडियल टीचर हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा इंसान हमारा इस राह में ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ाए। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसा समय आया होगा जब आपको लगा हो कि चारों तरफ घोर घनघोर अंधेरा है, बादलों की गर्जनाएं हैं, कहीं सूर्य की किरण नहीं दिखाई दे रही है। क्या उस समय कैसे अपने आप को मैनेज किया होगा? या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें किसी न किसी से मोटिवेट होना पड़ता है? तो इसके लिए आप क्या आज के बच्चों को राय देंगे? क्योंकि आप, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पहले किया है लेकिन रीट पात्रता में अच्छा नहीं कर पाए, और एक प्रेशर आता है। मैं हमेशा मानता हूं बच्चे सब अच्छे होते हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपसे बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, बहुत बार ऐसा होता है। मैं मानता ही नहीं कि इंटेलिजेंस ही चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। मैं मानता हूं कि पीक्यू कितना है और ईक्यू कितना है, पॉजिटिव क्वोशेंट कितना है और इमोशनल क्वोशेंट कितना है। ये पीक्यू और ईक्यू की लड़ाई है, और ये दोनों यदि हम बहुत अच्छे रख लेते हैं तो जीत जाते हैं। आईक्यू मायने नहीं रखता हमारे लिए। तो आपने कैसे अपने आप के पॉजिटिव क्वोशेंट को कैसे बढ़ाया और इमोशनल क्वोशेंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि दो बड़ी परीक्षाएं और दोनों में बड़ी सफलता अर्जित की है, इसका थोड़ा सा बताएं। सर यहाँ पे दो तीन चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिविटी, मोटिवेशन। अब पॉजिटिविटी तो हमें सबसे बड़ी पॉजिटिविटी आती है खुद से। सेल्फ पॉजिटिव अगर हम होकर चलें तो वहाँ पे अगर जितना बेहतर कर सकते हैं, सेल्फ पॉजिटिव या सेल्फ मोटिवेट ऐसे होकर चल सकते हैं। दूसरी चीज़ थी कि हम असहाय महसूस कर रहे हैं, कभी ना कभी ऐसी चीज़ आती, हमारे सामने सिचुएशन आती है। तो सर मोटिवेशन में मैं तीन लोगों को विशेष रूप से फॉलो करता हूँ। जैसे मैं वीर सिंह दाभाई सर को फॉलो करता हूँ, मतलब आपको फॉलो करता हूँ, कुमार विश्वास सर को फॉलो करता हूँ, और विकास दिव्य कीर्ति सर को फॉलो करता हूँ। मैं एक बार कुमार विश्वास सर को सुन रहा था, तब उनका
ऐसा था कि जब जीवन में कुछ नहीं हो और नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन हमारे जो महापुरुष हुए हैं इनके सामने बहुत बार आई है। हम तो एक तुच्छ से मानव हैं। महापुरुषों जैसे भगवान राम के सामने क्या सिचुएशन हुई होगी उस टाइम पे, जब माता सीता नहीं मिली। कुमार विश्वास सर की लाइन है ये। और वो एकमात्र अगर धरती पे सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने एक संपूर्ण मानव के रूप में जीवन जिया है। अगर उस इंसान के सामने बाधाएं आ सकती हैं तो हम क्या चीज़ है। लेकिन वो फिर भी स्वप्रेरित होके, मोटिवेट होके और खुद की शक्तियों को पहचान के उन्होंने युद्ध जीता। और मोटिवेशन का भी उतना ही वहाँ पे योगदान रहा। और जैसे आप कई बार कहते हैं, विवेकानंद जी का तो हमेशा आप एग्जाम्पल देते हैं। विवेकानंद जी के सामने भी ऐसी, जब वो अमेरिका गए थे और इनके सामने इतनी बाधाएं आई थी, भारतीय संस्कृति के बारे में ऐसे ऐसे बोला गया था, उस टाइम पे प्रचारित हो रहा था। तो हमारे अंदर जो सेल्फ मोटिवेशन है उस चीज को अगर हम पहचान लें, आंख बंद करें, और सवाल ये नहीं होता कि कैसे करना है, सवाल ये है कि क्यों करना है। आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। आपने रीट का जिक्र किया, बाकी एग्जाम्स का मैं अगर जिक्र करूं तो उसमें ये होता है, सब कई बच्चों का मेरे पास भी फोन कॉल आते हैं, आपके पास तो मतलब असीमित रूप से, अनगणित रूप से कॉल आते हैं। तो सब ये पूछते हैं, सर कैसे करें, एग्जाम आ रही है और आ रही है, कैसे करें। तो मेरा सर पर्सनली मानना है कि हमें कैसे का आंसर बाद में जानना है। सबसे पहले आंसर जानना है क्यों करना है। अगर हमें क्यों का जवाब हम अगर अपने खुद के लिए कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज, अगर कोई कह रहा है नहीं मैं पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए नहीं है, सबसे पहले हम करते हैं खुद के लिए, खुद का जीवन स्तर सुधारने के लिए। अगर जीवन स्तर सुधरेगा तभी हम समाज के लिए बेहतर कर पाएंगे। और बाद में आती है चीजें पैशन को फॉलो करना। अगर किसी का टीचिंग पैशन है तो मैं कतई इस चीज में बिलीव नहीं करता कि वो उसको पटवारी में, ग्राम सेवक में या अदर एग्जाम्स में। हाँ, आपको अगर शिक्षक बनना है तो शिक्षक आपको क्यों बनना है, हम समाज को या फिर बच्चों को जो अपना नॉलेज है वो शेयर करना चाहते हैं, एक नई दिशा देना चाहते हैं। जैसे कहा भी गया है कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि शिक्षक हमें क्यों बनना है। हमें हमारे माँ बाप के लिए बनना है, खुद के लिए बनना है, समाज के लिए बनना है, गुरुजनों के जो उन्होंने हमसे उम्मीद लगाई है भैया उनसे बनना है। तो सब ये चीज़ आ गई सर मोटिवेशन की। हम मोटिवेशन कहाँ लें? तो मोटिवेशन को अगर हम पॉजिटिविटी के साथ रखें तो सबसे बड़ी चीज़ मोटिवेशन और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी आती है हमारे खुद से। एक एक स्टेप अगर हम पूरा दिन पढ़ लें और पूरा दिन पढ़ने के बाद में जो रिवीजन हमारा हो जाएगा और हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, तो वो है असली मोटिवेशन और असली पॉजिटिविटी कि हाँ आज का हमने काम कर लिया है और नेक्स्ट डे का ये टारगेट है। सुबह उठते ही मोटिवेशनल एक 5 मिनट का, या अगर हम कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं तो धीर सिंह सर का सुने, या फिर मैं कुमार विश्वास सर का सुनता हूँ, आपका सुनता हूँ और विकास दिव्यकीर्ति सर का सुना हूँ, जो छोटी छोटी क्लिप सुन के और फिर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और फिर अपने लक्ष्य की तरफ कि क्यों करना है, बस उसी की तरफ चल पड़ते हैं। सबसे खूबसूरत बात यही है कि देखो, शुरुआत तो खुद को करनी होगी। कहीं ना कहीं रास्ते सब हमारे अंदर से निकलते हैं। और यही प्रमोद ने जो बातें बोली, मैं कहता हूं जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं सबकी कॉमन बातें हैं। एक बच्चे ने एक फार्मूला लिखा था, PQ EQ प्लस IQ। मैं कहता हूं IQ को हटा दो चाहे आप। दुनिया की दो ताकतें जब मिल जाएंगे ना तो आप कुछ भी कर जाओगे, बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है लाइफ में। कभी ये मत सोचिए कि आप ये सोचते हैं कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। भविष्य तभी अच्छा होगा जब आप वर्तमान आपका अच्छा होगा। अब वर्तमान अच्छा होने का मतलब क्या है? मैं कई बार बच्चों से, आप लोगों से बात करता हूं, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, स्पेशली लड़कियां बहुत रोती हैं, उनकी जीवन में बहुत सारे दुख हैं, तो वो एक दुखी मन से बातें करती हैं। मैं एक बात बोलता हूं कि यदि हम वर्तमान में दुखी हैं ना, तो दुख से दुख की उत्पत्ति होती है। इसलिए आपको याद रखना, दुख में भी सुख का फील करना होगा। वर्तमान से ही सब कुछ निकलने वाला है। वर्तमान यदि दुख भरा है तो उससे भविष्य भी दुख भरा होगा। यह हमेशा याद रखना इस चीज को। दुख है, परिस्थितियां खराब हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन उस समय भी सकारात्मक बने रहना, उस समय मुस्कुराते रहना, उस समय भी हंसते रहना। आज देखो ऐसे से लोग ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। मीराबाई चानू जैसी महिलाएं जो लकड़ी के गट्ठर केवल घर पालने के लिए उठाती थी, आज वो महिलाएं वेट लिफ्टिंग में भारत का सीना चौड़ा कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें बताती हैं कि दुख भरी परिस्थितियों में भी आपने
यदि उम्मीदों को जारी रखा, पॉजिटिविटी जारी रखी, तो निश्चित रूप से बहुत बेटर हमारे साथ होता है। तो कहीं ना कहीं हमें खुद से शुरुआत करनी होगी, और बाकी परिस्थितियां जहां भी हमें लगता है कि यहां से हमें पॉजिटिविटी मिल रही है, हमें लेनी चाहिए। प्रमोद, तीसरा सवाल मेरा इस बात को लेकर रहेगा कि रिवीजन पे एक बच्चों का सवाल होता है कि रिवीजन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। इसको लेकर एक बड़ा प्रश्न होता है, टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन और एकाग्र चित्तता, इसके लिए आपने कोई कोई चीज विशेष टेक्निक अपनाई, या यूं ही नॉर्मली आप तो चलते रहे, बस आपको तो लक्ष्य को पाना था? इसके ऊपर बच्चों को कुछ राय देंगे आप? सर, इससे रिलेटेड मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं एक फॉर्मूले पे विशेष रूप से उसमें काम करता हूं कि सबसे पहले हमने आज पढ़ा और उसको नेक्स्ट डे रिवाइज किया। फॉर्मूला है कि 1 7 14 और 28 का फॉर्मूला है। आज पढ़ा, उसको नेक्स्ट डे रिवीजन किया फर्स्ट टाइम पे। उसको हम सप्ताह में एक बार जब एंड ऑफ द वीक होता है उस टाइम पे उसको रिवीजन करेंगे, और वो बाद में 15 दिन बाद में उसको रिवीजन करेंगे, एक महीने बाद में। इससे क्या होता है कि एक तो हमारा 4 बार रिवीजन हो जाता है, 4 बार सिलेबस हो जाता है। उसको अगर इस रिवीजन के साथ में, अभी एक कमेंट पढ़ रहा था मैं, सर याद कैसे करें, तो जो रिवीजन होता है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, इससे बेहतर याद करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है याद करने का। दूसरी चीज होती है कि हम एकाग्रचित्ता की बात करें और करें तो सर सबसे बड़ी चीज एकाग्रचित्ता मेरे को तो यही होती है कि आंख बंद करके और सोचो, बस वही चीज है कि लक्ष्य क्यों प्राप्त करना है आपको। जैसे कौटिल्य ने भी कई बार कहा है, और या खुद को कि आप क्या क्या कर सकते हो इस बारे में जो आपने पढ़ा है एकाग्रचित्ता, और उसके बारे में क्या कर सकते हो। मैं तो यही कहता हूं कि, और ऐसे मैंने किया भी है, आंख बंद कर लो और जो अपने जो चीज पढ़ी है उसको रिवाइज करें, जो क्यों करना है। अगर इससे बेहतर एकाग्रचित्ता और बाकी की चीजें कुछ नहीं होती। और जो एक थोड़ी रह गया था कि मोटिवेशन के लिए, सर जब अरुणिमा सिन्हा कर सकती है, मीराबाई चानू कर सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं तो हम तो कुछ नहीं है। अगर वो ऐसी परिस्थितियों में, और जो लोग परिस्थितियों का विशेष रूप से कहते हैं सर हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है और नहीं है, सर अगर हमें सक्सेस प्राप्त करनी है तो परिस्थितियां साइड में रखनी ही होंगी। हम परिस्थितियों का रोना नहीं रो सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं रो सकते। हाँ परिस्थितियां, क्योंकि हम वो उन परिस्थितियों को बदलने के लिए ही चीज वो ये काम कर रहे हैं, तो फिर से परिस्थितियां बीच में क्यों ला रहे हैं। इसलिए परिस्थितियां को एक बार साइड में रख के हम अपने सफलता की तरफ बढ़ें। और सक्सेस के बारे में तो कहा ही जाता है कि सक्सेस वो चीज़ है जो एक बार मिल जाती है, उसके बाद में आपकी दीवानी हो जाती है। कि बच्चों का एक ये सवाल है कि पॉलिटिकल साइंस के नोट्स वगैरह आपने पढ़े, कोई मार्गदर्शन आपने लिया, तभी मैं चाहूंगा इसी सवाल के साथ कर दीजिए। सर पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले तो मतलब मैं बेनीवाल जी सर से कोचिंग ली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बेनीवाल जी सर से 3 महीने का हमारा कोर्स था, और उसके बाद में बीच में फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग भी आ गई थी, तो उनकी कोर्स लिया। बाद में तो जो हमारा एग्ज़ाम का टाइम निकला, साल भर का टाइम निकल गया, शायद 7-8 महीने बाद में, उसके बाद में सेल्फ जो स्टडी होती है वही किया। हाँ जॉब मैनेजमेंट का आपने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि हाँ कैसे टाइम मैनेजमेंट का ये था सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और बिना त्याग और बलिदान के लिए आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। हवा में या फिर तुक्के की ये सब बातें फालतू बातें हैं। राष्ट्र हमें आज़ादी मिली, उसके लिए भी हजारों त्याग और बलिदान देने पड़े। तो मैंने विदाउट पे हुआ, मैं कभी मतलब उसमें स्टार्टिंग में ही खुद को कभी जॉब लगा हुआ समझा ही नहीं, बेरोजगार समझा खुद को कि हाँ तभी हम बेहतर कर पाते हैं। और जो सबसे बेस्ट फेज होता है हमारे कुछ करने का, तो वो होता है बेरोजगारी का फेज, वो हमें करने के लिए मोटिवेट करता है। हम कई कहते हैं कि नहीं नहीं, इससे तो जो तेरी रैंक आई है, जो चीज़ आगे बढ़ा है तू, तो वो पीछे आ जाएगा। मतलब जो सीनियरिटी में डीपीसी, सर मेरे तो ये डिपार्टमेंटल चीज कई वर्ड्स ऐसे होते हैं आज तक समझ तो आए नहीं, तो वो कहते हैं सीनियरिटी लूज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। मैं कहता हूँ अगर आगे बढ़ना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देख सकते हम आगे बढ़े, विदाउट पे हो जाओ, खुद को जॉब लगा हुआ। क्योंकि तभी कहते हैं कि एक नौकरी के बाद में अगर दूसरी नौकरी मिल रही है वो भी एक बड़ा अचीवमेंट इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं। और जब इंसान कंफर्ट जोन में आ जाता है,
हम सबसे बड़ा हमारा काम है, अरे यार चल रहा है काम तो चल ही जाएगा और चल जाएगा। तो ये चल रहा है जो हमें पीछे खींचता है ना, इतना हमें आगे खींच, बेरोजगारी जो है वो इतना ही आगे खींचने का काम करती है। टाइम मैनेजमेंट भी उसी में से निकाला, या तो अगर जो मेरे पास जॉब थी या तो मैं विदाउट पे हो गया, उसके बाद में भी मैं ऐसा ऐसा भी हुआ है सर, रात को 5-5 जो सुबह 5-5 बजे तक पढ़ा हूँ, और सुबह उठ के फिर से 11 बजे तक, 11 बजे से, क्योंकि जब सपने वो होते हैं, वो नहीं होते जो हम सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपने जो खुली आंखों से सपने देखे हैं और उनको पूरा करना है, तो वो आपको सोने नहीं देंगे। इसलिए सर टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूल वगैरह बनाना और बनाना, ये सब प्राथमिक चीजें हैं। जो बाद की चीजें, जो सेकेंडरी चीजें, तो यही आती हैं कि हमें चीजों को कैसे ना कैसे प्राप्त करना है, किसी ना किसी करिए, साम दाम दंड भेद कोई भी जरिया हो, चीजों को अगर हम प्राप्त करने की तरफ बढ़ जाते हैं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। कुछ बच्चों का सवाल था मैंने कमेंट्स में देख रहा था मैं कि पहला सवाल था कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग कौन से बेटर है। मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ होता ही नहीं है। सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं होता है। आपके अंदर इतनी संभावनाएं होती हैं, इंसान कुछ भी तराश सकता है। मैं ये मानता हूं, जब मेरा भाई चानू गोल्ड मेडल जीत सकती है ना, तो इस धरती पे पैदा हुआ कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। मेरा सीधा सा जवाब है। लेकिन जैसा प्रमोद ने जिक्र किया, यदि आपको एक सही मार्गदर्शक मिलता है, तो चाहे वो ऑनलाइन मिले चाहे ऑफलाइन मिले, आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मार्ग निर्देशन गलत नहीं होता है। यदि फायदा मिलता है, हम समर्थ हैं, तो कोचिंग करना गलत नहीं है, बशर्ते कि वहां हमें क्वालिटी मिले। अन्यथा वो हो सकता है कि हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाए। दूसरा प्रश्न था, एक बच्चे का कमेंट था कि सर कई विद्यार्थी पहली बार में सफल हो जाते हैं और कुछ विद्यार्थी 10 बार एग्जाम देने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। ये एक बड़ा रीजन है। ये क्या कारण है? मुझे लगता है कि जो मैंने इस चीज को फील किया है कि जो बच्चा एक बार असफल हो जाता है, उस पर एक बोझ आ जाता है उम्मीदों का। लोगों की उम्मीदें, लोगों की महत्वाकांक्षाएं, देखते हैं इस बार क्या नहीं करेगा। मम्मी पापा, सब पड़ोसी रिश्तेदार, सब लोग, मम्मी पापा का भी इतना नहीं होता जितने पड़ोसियों का होता है। तो कहीं ना कहीं उनके ताने आपको बहुत परेशान करते हैं। और हमेशा याद रखना, जब कंपैरिजन होता है ना, तो बच्चा हताश निराश होता है, और उस समय किसी न किसी एक साथ की जरूरत होती है, एक मेंटर की जरूरत होती है, जो उस बच्चे को यह बताए कि मोहम्मद गजनी भी बहुत बार असफल हुआ था। ठीक है, सब जितने भी बड़े लोग बने हैं वो पहले असफल हुए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत बड़ा किया है। कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, याद रखना। कहीं ना कहीं इन चीजों को से हमें सीखना पड़ेगा, याद रखना, और इनसे निकलना खुद को ही पड़ेगा। बाकी ये कोई जरूरी नहीं होता कि 5 बार असफल हो गए तो अगली बार भी असफल होगा। सिर्फ इसलिए वह सफल होता है कि कहीं ना कहीं उसको डर लगने लग जाता है और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मैंने प्रमोद को नोट किया कि इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। इंटरव्यू से पहले मैंने इनको बुलाया था इंटरव्यू टिप्स के लिए, तो ये बहुत कॉन्फिडेंट था, इसका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। वो रीजन ये था कि आदमी जब सफल होता ना, तो फिर उसे लगता है कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं। और हम जब बार बार असफल होते हैं तो हमें लगने लग जाता है शायद अच्छा होगा कि नहीं होगा। प्रमोद, एक सवाल बच्चों का रहता है, आपने मार्गदर्शन की बात कर ली कि स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की अपन बात करें या कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक बड़ी भूमिका रहती है, टेस्ट सीरीज की एक बड़ी भूमिका रहती है, बुक्स की बड़ी भूमिका रहती है। और आज जो सोशल मीडिया है उस पर हजारों मार्गदर्शक हैं, हजारों यूट्यूब चैनल हैं, फेसबुक पेज बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं। मुझे लगता है कि जो भी बंदा बन गया वो सब मार्ग निर्देशक बन गए। हजारों लाखों हैं, कोई कहता है ये पढ़ लो, कोई कहता है ये पढ़ लो, कोई कहता है ये कर लो। सबकी राय एक जैसी नहीं है, क्योंकि हम सबके हित जुड़े हुए हैं। और यही रीजन है कि मुझे लगता है कि आज इस सूचनाओं की इस आभासी दुनिया में बच्चा सबसे अधिक डर रहा है, क्योंकि उस बेचारे को रियल में निष्पक्ष राय कौन दे, वो कहां से उन चीजों को चुने जो उसके लिए बेटर हो। क्योंकि इतनी सूचनाएं हैं, एक पेपर के लिए मैं 100 किताबें मार्केट में बता सकता हूं, 250 किताबें चल रही हैं। सब कहेंगे कि वो बढ़िया है, कोई कहेगा वो बढ़िया है, कोई कहेगा वो बढ़िया है। अब इन चीजों से कैसे निकले बच्चा? आप लोगों के सामने समस्या आई हो, आप कैसे निकले? तो ये आज का जो बच्चा है, जो आज तैयारी कर रहा है, ग्रेड 3 से लेके ग्रेड फर्स्ट आरएस सब की तैयारी कर रहा है, वो कैसे निकलेगा? इसके ऊपर आप अपनी राय दें कि आपने क्या किया। सर अगर इस बारे में मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो
मैं मतलब इस बारे में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो ये करता है कि हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग भटकने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ें और 10 बुक्स को अलग मतलब 10 बार पढ़ें तो जो एक बुक है वो हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। ऐसे ही जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा किया है अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर सब्जेक्ट की बात करें, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन में हो चाहे ऑफलाइन एरिया में हो, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है और जो बेहतर रिजल्ट दिए हैं, अगर हम सर हर चीज को खुद करके सीखने लग गए तो हमें बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे हर चीज को कि यार ये भी देख लेते हैं, ये मार्केट में नई बुक आई है, ये मार्केट में नई चीज आई है, इसको देख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हमारे से पहले जिस जिस रास्ते पे जो जा चुके हैं उतना रास्ता तो उन्होंने बता ही दिया। अब अलग अलग रास्ते पे ना जाके उनके एक्सपीरियंस से सीखें और उनके उसके एक्सपीरियंस के आधार पे खुद को बेटर परफॉर्म करें। और यही चीज ऑनलाइन एजुकेशन में, ये ऑनलाइन अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इन पे देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज के मामले में देख रहे हैं, इस बारे में एक छोटा सा प्रयास हमने भी किया है कि जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ में कुछ क्वेश्चन जो अभी तक जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं इसके आधार पे क्वेश्चंस का एनालिसिस करके और एक टेस्ट सीरीज हमने भी चलाई और उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। तो इसका सर एकमात्र वही जो सल्यूशन है वो यही हो सकता है कि हम जो जाने पहचाने, जो ट्रस्टफुल जिसको हम कह सकते हैं, उनकी तरफ जाएं और उनके साथ ही अपना सफर तय करें। अलग अलग भटकने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब पानी निकल जाएगा तब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। एक बात आई कि 10 बार असफल हो जाते हैं लोग, फिर भी सफलता नहीं मिलती, किसी को पहले प्रयास में ही मिल जाती है। तो इसको मैं एक तो खुद के ऊपर एक टोंट भी समझूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम था दोनों भर्तियों में। नहीं सर, ऐसा क्योंकि हर असफलता हमारी सफलता की तरफ एक कदम होता है। आपने एक बार कदम बढ़ा लिया और जितना आप असफलता से सीखते हैं उतना आप सफलता से कभी नहीं सीख सकते। सफलता तो आपको गुरूर देती है और गुरूर के बाद में तो शायद कुछ कहने को ही नहीं बचता। अगर किसी में गुरूर आ गया तो बाकी सारी चीज़ें धराशायी हो जाती हैं। इसलिए असफलता को इतना नेगेटिव ना लें, क्योंकि सर होता है जिस पे बीतती है उसको ये चीज़ें कहना आसान हो सकता है, लेकिन सर इसके अलावा अगर हम असफलता को पॉजिटिवली लें तो अब वो हाथी के बच्चे वाली बात हो जाएगी कि सक्सेस ग्रांड होनी चाहिए। और जो हाथी का बच्चा 36 महीने में जब आता है आप अपनी माँ के पेट में रह के, तब सब कहते हैं कि पूरे जंगल में बात फैल जाती है कि हाथी के बच्चा हुआ है। और किसी के कोई 4 महीने में आ जाता है, कोई ऐसा, उसके बारे में किसी को नहीं होता। इसलिए सक्सेस आपकी, अगर आप असफल हो रहे हैं तो सक्सेस आपकी बहुत ज़्यादा ग्रांड होगी, बहुत अच्छी सफलता आपका वेट कर रही है। पॉलिटिकल साइंस क्या आपने चाहिए 10 ग्रेड की जो आप किस सर पॉलिटिकल साइंस का जिस हिसाब से सिनारियो चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस का 2018 का पेपर आया जिसमें मैंने क्लियर किया था, उसके बाद में संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर आया पॉल साइंस का जिसमें हिमांशी थी, और जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो भर्ती हुई इसका जो पेपर हुआ, तो पेपर सर कंसेप्चुअल से फैक्चुअल की तरफ, हाँ फैक्चुअल की तरफ। और लेकिन हम आगे का तो नहीं कह सकते कि आगे भी चीज़ें फैक्चुअल होगी, इसलिए हमें कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे पॉलिटिकल अगर हम थियरी की बात करें तो हम पढ़ते हैं, उसमें राजीव भार्गव सर की बुक है, बहुत अच्छी है। इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बुक है एंड्रू हेवुड की, अच्छी बुक है। अगर उसका ट्रांसलेट अभी तक तो मार्केट में आया नहीं है, गूगल ट्रांसलेट वगैरह वो तो इतने फायदेमंद नहीं होते। एक राजनीतिक सिद्धांत पे ओपी गाबा सर की बुक बहुत अच्छी है, वही कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। और राजीव भार्गव सर में जो फैक्चुअल चीज़ें हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करूं तो सीबी गैना सर की बुक है। बुक सर वही हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सीबी गैना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो फड़िया सर की बुक है, और आईआर की थियरी में महेंद्र कुमार की बुक है। इसके बारे में जो डिटेल चीज़ें हैं वो मैंने, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एम लक्ष्मीकांत और मौर्यन द्विवेदी प्लस बैरक,
उसके अलावा जो हम पुराने जो क्वेश्चन पेपर करते हैं, चाहे नेट के हों चाहे अभी तक के, हाँ, वो सर सबसे बड़ी चीज़ अगर होती है हमारी, पढ़ते सब हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम सेल्फ इवेल्युएट कितना कर सकते हैं, स्वयं मूल्यांकन, और वो चीज़ होती है अगर हम पुराने क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं और कर रहे हैं। आप और छोड़िए, पुराने क्वेश्चन पेपर अगर हम कर लेंगे जो आरपीएससी के आए हुए हैं, दूसरे स्टेट्स के आए हुए हैं और नेट के आए हुए हैं, तो हम बहुत ज़्यादा सेल्फ इवेल्युएट कर लेंगे। टेस्ट सीरीज में भी यही होता है, जैसे मैंने भी ज्वाइन की, फर्स्ट ग्रेड के टाइम पे भी ज्वाइन की और इसमें भी ज्वाइन की असिस्टेंट प्रोफेसर में, और अभी टेस्ट सीरीज कुछ चला भी रहे हैं। तो इस सबसे ज़्यादा पोर्शन रख रहे हैं, 90% पोर्शन रख रहे हैं जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका। और उनका मैं तो कह रहा हूँ चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपसे भी साइकोलॉजी के में फर्स्ट ग्रेड के टाइम पे बात हुई थी, आपने भी एक ही चीज़ का क्या सजेशन दिया था कि बहुत ज़्यादा उनमें नहीं पढ़ना है, आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स के। और कई बच्चों का जो फर्स्ट ग्रेड का ऐसे बात करता है तो सर साइकोलॉजी में ऐसे कि क्या पढ़ें, और तो आपने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ में एक बुक निकाल रखी है। हाँ, और उसका भी मतलब, तो हर एग्ज़ाम में चाहे ग्रेड 3 में हो, ग्रेड 2 में हो, फर्स्ट ग्रेड में हो या अदर एग्जाम्स में, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स का विशेष रूप से योगदान होता है। बुक्स वही हैं, एक जो मार्केट में अगर हम गाइड की बात करें तो RS आडा सर की गाइड आती है। कुछ लोग गाइड को प्रेफर नहीं करते, लेकिन समय की मांग को देखते हुए ये चीज़ उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद प्रमोद। प्रमोद ने मेरे अकॉर्डिंग आपके सब सवालों के जवाब दे दिए हैं। पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सी बुक्स लिस्ट पढ़ें, स्पेशल रहेगा, टेस्ट सीरीज पे विशेष ध्यान दें, मतलब पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, जरूरी नहीं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ऑलरेडी पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर यदि जितने सॉल्व कर सकते हैं उतना मैक्सिमम करें। डेली का एक पेपर लेके चलें आप, ठीक है। और ये मैं हमेशा बोलता हूं, जितना खुद अभ्यास करोगे, जितना खुद तपोगे, याद रखना उतना ही निखरोगे। जितना खुद अपने को आपको समय दोगे, अपनी सेल्फ स्टडी को समय दोगे, कहीं ना कहीं उसका परिणाम बहुत पॉजिटिवली आएगा। रैंक आती है, याद रखना, बस विश्वास खुद पे रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। रीट वाले बच्चे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर थर्ड ग्रेड के लिए, तो थर्ड ग्रेड के लिए देखिए सिलेबस की आज सूचना आई है कि शायद सिलेबस इस वीक में जारी हो जाएगा, और उसके बाद अभी क्या पढ़ें सर, सिलेबस जब तक नहीं आता है। मैंने पहले भी कहा था एनसीईआरटी और आरबीसी दोनों एक है। अभी जो राजस्थान बोर्ड की बुक चल रही है उनको ले आए, उसको रीट ग्रेड 3 के लिए पढ़ें। बाकी जैसे जैसे पार्ट आ जाएगा, हो सकता है कल मैं एक सेशन रख लूं इसके ऊपर कंप्लीटली ग्रेड 3 को, जब तक सिलेबस डिटेल्ड नहीं आता है तब तक हम बेटर तरीके से कौन सी बुक्स प्रिफेयर करनी चाहिए, क्योंकि समय गुजरता है, एक एक दिन गुजर रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान है, हम जाने नहीं दे सकते, उसको पकड़ना पड़ेगा हमें इसको। तो हम जब तक सिलेबस डिटेल्ड नहीं आता है तब तक गाइड ना खरीद के मार्केट से, कोई गाइड नहीं खरीदें थर्ड ग्रेड के नाम पे। अभी केवल आप अपना एक एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं आरबीसी बोर्ड में जो चल रही हैं फिलहाल, उनको आप पीडीएफ डाउनलोड करके उनके नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। ये मेरी आपको बेहतरीन राय रहेगी। बाकी जिंदगी में देखिए परिस्थितियां खराब, समय चलता रहता है, सब बेटर होगा। और कोई विशेष सवाल आपका हो प्रमोद से, लाइव में आऊंगा बस। सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए क्या खरीदें, सेकंड ग्रेड हिंदी का एक सेशन रखूंगा मैं अपने जो टॉपर हैं सुरेश जी उनके साथ। ऑनलाइन इंग्लिश कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताएं, बता दिया था प्रमोद जी ने, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। जहां आपको मार्गदर्शन सही मिलता है वहां लीजिए, बस ये हो कि वह इंसान सही हो। ग्रेड 2 हिंदी के लिए इस पे चर्चा अलग से होगी। नकुल सर को भी बुलाएंगे, नंबर दे देंगे उनके, बुला देंगे आपको मैथमेटिक्स के लिए। 60 दिन फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर मैं प्रमोद से भी सवाल करूंगा। 2-3 सवाल ले लेता हूं, उसके बाद साथ में अंतिम रूप से सवाल हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन अभी कोई नहीं जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बोर्ड की तरफ से कोई सूचना नहीं है। इंग्लिश के लिए पहले बता रखा है, उसको देख लीजिए। आरबीसी एनसीईआरटी दोनों एक है। ऑब्जेक्टिव बुक कोई भी ले लें, बस बेटर हो वो याद रखना। पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्रों का आरपीसी के यदि ग्रेड फर्स्ट कर रहे हैं तो आरपीसी के प्रश्न पत्र जरूर हो उसमें। बाकी नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बताएं, एक की ले लें, कोई भी ले लें, किसी एक की लें, एक पे विश्वास रखना पड़ेगा। ज्यादा तो मैंने कहा सूचनाएं भ्रमित करती हैं भाई। मैं जो बोलता हूं आप देखना, वीडियो देखना यूट्यूब पे, दूसरा बोलेगा नहीं ये किताबें अच्छी हैं, तीसरा बोलेगा ये ले लो, चौथा बोलेगा, वो सब अपने आप अपनी जगह सब बड़े, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कहीं ना कहीं आपस में ईर्ष्या है। तो हमें लगता है कि यार मैंने जो सजेस्ट कर दी वो नहीं करनी।
अब मेरी बुक आपको पता है कि बहुत कम लोग सजेस्ट करते हैं, मेरे पढ़े हुए बच्चे और जो सफल बच्चे हैं वो ही सजेस्ट करते हैं, बाकी टीचर्स होते हैं ना वो बहुत कम प्रीफेयर करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं चीजें हमारे माइंड में आ जाती हैं, ठीक है। तो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। जरूरी नहीं कि कोई निष्पक्ष राय दे, हो सकता है मैं भी निष्पक्ष नहीं दूं। तो कहीं ना कहीं हमें एनालिसिस खुद को करना पड़ेगा, खुद को एक बेटर राह तलाशनी पड़ेगी। तो अंतिम रूप से सवाल प्रमोद ये रहेगा कि 60 दिन के हिसाब से एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, और दूसरा सवाल मेरी तरफ से रहेगा कि एक बच्चे को आपके अकॉर्डिंग सफलता के लिए अंतिम रूप से क्या करना चाहिए, बस किन चीजों से बचना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है मेरे अकॉर्डिंग। इसके ऊपर आप बता दें, उसके बाद अपना सेशन समाप्त करें। सर 60 दिन वाले क्वेश्चन से विशेष लगाव है मुझे, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। जब मेरे पास जो फर्स्ट ग्रेड टाइम वो किया था, तैयारी करनी शुरू की थी, मेरे पास 51 दिन थे। अब अभी 60 दिन, शायद 60 से ज़्यादा 70 दिन के आसपास होने चाहिए, अक्टूबर सेकंड वीक में है। तो सर 60 दिन में चीज़ें हो सकती हैं अगर हमने पढ़ी हुई हैं, तो अब हमें चीज़ों को समेटने का टाइम आ गया है, कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। 60 दिन की रणनीति कैसे हैं, तो खुद को जो खुद ने चीज़ें इतने दिन में पढ़ी हैं उनको समेटने का टाइम आ गया। 60 दिन में आपका 3 बार रिवीजन होगा। आपके हर दिन में 2 ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे। एक बच्चे ने कुछ बच्चे क्वेश्चन की बुक पूछ रहे हैं। तो सबसे बड़ा माध्यम, अगर मैं मेरे पर्सनली बात करूं, तो मैंने आरपीएससी की साइट पे से और नेट की साइट से पेपर डाउनलोड किए थे, और उन डाउनलोड करके अगर नहीं कोई कर पा रहा है तो नेट के हाँ, बुकलेट मिलती है, प्रतियोगिता साहित्य की बुक आती है, और आज आरपीएससी की भी कई बुक्स चल रही है मार्केट में खूब गाइड आती हैं। बस उनमें गलतियों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे नागरिक शास्त्र के नाम से एक बुक आती है, यूथ कंपटीशन की आती है, पॉलिटिकल साइंस की यूथ कंपटीशन की भी अच्छी बुक है। उसमें ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ही विशेष फोकस कर रहे हैं सर हम। जो अभी रिसेंट कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ है उस तक के क्वेश्चन हम उसमें कर रहे हैं। जो अगर कोई भी बुक होती है उसको अपडेट होने में टाइम लगता है, तो हम, क्योंकि मैंने पेपर दिया था, मेरे पास है, और ऑथेंटिक आंसर्स के साथ में उसको मतलब टेस्ट सीरीज को चला रहे हैं, और पर डे जो संडे टू संडे 100 क्वेश्चंस का कर रहे हैं, उसको सब्जेक्ट में बांट रखा है अलग अलग हिस्सों में, कंपैरेटिव के, और कुछ करके 15-16 टेस्ट हैं, जिसमें 2-3 मेगा टेस्ट भी हैं, और हैं 7-8 अपने टेस्ट हो चुके हैं। तो उसमें भी सर हम यही कर रहे हैं कि 2 महीने में कैसे करके आपके जो बच्चों का सिलेबस 2 या 3 बार तक टच हो जाए हर चीज को करने की। और यही हर बच्चे की रणनीति होनी चाहिए 60 दिन में, कि ज्यादा से ज्यादा पुराने क्वेश्चंस करें, हम जो हमारा पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करें, नई चीज नहीं पढ़ें, इन दिनों में कोई भी नई चीज को टच नहीं करें। यही चीज है सर 60 दिन की। अगर रणनीति की बात करूं तो बुक्स की भी बात आ गई, और लास्ट में अगर मैं कहूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। सबसे बड़ी चीज है ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, कि हमें सब कुछ आता है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि पूर्ण पूर्ण कोई नहीं हुआ इस जीवन में, और या इस धरती पे पूर्ण कोई नहीं है। और इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, और रिवीजन ना करने से बचें, कि रिवीजन हमारा कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। अगर रिवीजन को हमने मिस कर दिया तो हम जो अपनी मंजिल है उससे धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। इस टाइम पे जो ऑनलाइन अनाप शनाप आप देख रहे हैं, चाहे टेलीग्राम की बात करूं, चाहे व्हाट्सएप की बात करूं, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें तो बेहतर होगा। फेसबुक की बात करूं, यूट्यूब की बात करूं, क्योंकि सर ये चीज़ें बनाई हुई इस हिसाब से हैं कि हमें अट्रैक्ट करती हैं। और अट्रैक्शन से एक बार बचने का टाइम है, क्योंकि 60-70 दिन बचे हैं, बाद में पूरी अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है हमारे सामने। अलग अलग तरह के अट्रैक्शन मिलेंगे बाद में, तो सब समझ रहे हैं। और इसी के साथ में सेशन को एंड करते हैं। मैं मम्मी पापा को, अंता दी को, सुशला दी को, और बाटड़ भाई साहब को, मानसी को, इनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, विशेष रूप से सर आपका योगदान रहा। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, कि मतलब आज अगर मैं कुछ हूँ, कुछ बोलने लायक हूँ, तो उन लोगों की वजह से बहुत बड़ा हाथ है, आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपने हमेशा मोटिवेट किया। इसी हिसाब से हो सकता है एक बार फिर इंटरव्यू करें कोई नई एग्जाम के साथ में।
थैंक यू सर। बड़ी बात जो प्रमोद ने बोली ना कि जिंदगी में अवसर जो आते हैं ना, आपदाएं जो आती हैं ना, उनको अवसर में बदलना ही जिंदगी में कला है, याद रखना। तो फर्स्ट एग्जाम दिया था, मुझे पता नहीं था कि सेकंड बार इंटरव्यू में प्रमोद को लूंगा। फिर इसने एक बात बोली है, हो सकता है कि एक इंटरव्यू और दें। तो जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस रखना है, रिवीजन मैक्सिमम करना है, अपने आप को सीमित सिलेक्टेड सामग्री के साथ आगे बढ़ना है, और जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको धन्यवाद और अंदर से दिल से वाइब्रेशन देते हुए यही सोचना है कि हम सब जीत जाएंगे। तो आप सभी को एक सूचना प्रमोद के माध्यम से, फिर भी कोई सवाल आपका रह गया हो तो मैं कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा, प्रमोद के नंबर भी दे दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं, और मैं ग्रेड 3 को लेकर कल कंप्लीट एक शॉर्ट सेशन कर लूंगा, मैं इंडिविजुअली कर लूंगा, तो उस पर मैं चर्चा कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और इनकी जो टेस्ट सीरीज है वो अपने अवनी पे ही चल रही है, याद रखना, आप देख लेना, आपको जरूरी नहीं कि आप उसे लें, आप क्वेश्चन पेपर देखें तो बढ़िया है। बाकी उसमें उन्होंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर को शामिल किया है, खुद हैं और डॉक्टर मनोज बाटड़ हैं उनके साथ की वो टेस्ट सीरीज है। तो सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका भी स्थान जल्दी ही प्रमोद जिस जगह पे, जिस चेयर पे बैठे हैं उस पे आप भी मेरे साथ आएं, ये मैं उम्मीद करता हूं। और धन्यवाद। कुछ जो स्टडी मटेरियल है, पुराने पेपर्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है, कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो तो हमने सबके लिए उसमें कर रखे हैं सब। हाँ, वो सबके लिए अवेलेबल है। जैसे शेड्यूल, जो सिलेबस वगैरह चीज़ें आती हैं, शायद उसमें 20-30 पेपर डाल रखे हैं, पुराने पेपर डाल रखे हैं हमने। आरपीएससी के तो ऑलमोस्ट सारे हैं, जो पीडीयू शेखावाटी यूनिवर्सिटी का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हैं, और भी बीएचयू का पेपर है, सेट के एग्ज़ाम्स के हैं, और नेट के भी कुछ पेपर्स उसमें सबके लिए अवेलेबल हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो अगर आपको कहीं मतलब पुराने क्वेश्चन पेपर्स में ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके प्रमोशन का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको इजीली सामग्री अवेलेबल हो जाए, यही है सब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रमोद इस इंटरव्यू श्रृंखला के लिए, धन्यवाद।